My name is Farha Hussain. I am a 2016 batch IRS officer. So I cleared the exam that was CSE 2015. I'm presently posted in Jodhpur, Rajasthan as the Deputy Commissioner of Income Tax. And I'm excited to have my first live session. I think I've never done a live session before, and I'm happy and very excited to be with all of you. Well, I think I have introduced myself. Secondly, if I talk about my UPSC journey, well, I think UPSC journey for 100% of the candidates is full of ups and downs, and that was the case with me as well. I have, there were days where I was very, very excited about studying, and I used to, study many hours at a stretch. And then there were days where it used to be a complete lull. And I wasn't, very, very keen on studying. There were days where I used to get bored of studying also. ऑल्सो अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई है. आई थिंक दिस सेशन शुड बी बाइलिंगुअल, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करती हूँ आप सबसे. सो जैसा मैंने बताया, यूपीएससी जर्नी वाज अ मिक्स ऑफ बोथ गुड एंड बैड, अप्स एंड डाउन्स, आई थिंक. बट दैट्स द केस विद ऑल कैंडिडेट्स. बट जो फाइनल रिजल्ट जब आता है, एंड व्हेन यू गेट थ्रू, so I think that kind of makes up for every hurdle that has come your way. और कोई भी problems रही हो throughout the journey, वो सब आप भूल जाते हैं. And things they just kind of work out. हर चीज़ in place आ जाती है. So एग्ज़ाम की शुरुआत करते हैं. जो मेन एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें. सो प्रीलिम्स, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मेरा ये मानना है कि जो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स इज़ द वर्स्ट. मुझे मेंस एकदम लगता था कि मेरे आई कैन डू इट. इंटरव्यू भी सॉर्ट ऑफ ठीक है, बट प्रीलिम्स मेरे हिसाब से पर्सनली इट्स काइंड ऑफ टफ, क्योंकि जो सवाल जिस तरह के आते हैं उसमें चॉइसेस दे एंड अप कंफ्यूजिंग यू, और आपको हमेशा 2 चॉइसेस में मोर और लेस आप कंफ्यूज हो जाएंगे. एंड देयर आर वेरी वेरी फ्यू क्वेश्चंस जिसमें आप 100% श्योर होते हैं. सो आई थिंक ये एक इशू मुझे लगता है कैंडिडेट्स को होता होगा. मुझे भी होता था. सो स्ट्रैटेजी तो मुझे लगता है सबकी अलग अलग है, बट पर्सनली मैंने जो फॉलो किया था वो ये था कि आप बहुत ज़्यादा सेफ रह के प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते. यू कांट बी टू सेफ. सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. बट ऑफकोर्स अटेम्प्ट ऐसा नहीं कि बस कुछ भी ऊपर वाले का नाम लो एंड कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है. स्मार्ट गेसिंग एक तरीका होता है जहाँ पे आप एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस जो कि 100% आपको लगता है कि ये तो नहीं होंगे. उनको एलिमिनेट कीजिए और फिर मोर और लेस हाँ चांस लेना ज़रूरी है. बट प्रीलिम्स के लिए वही है, बहुत ही एक वास्ट रीडिंग बेस आपका होना चाहिए. और तरह तरह का जितना भी मटेरियल है, मैं कहूँगी जो ये गाइड्स आती हैं या इस तरह की चीज़ों से थोड़ा दूर रहें. आई वुड सजेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि प्रीलिम्स का मेजर चंक है, उसके लिए आप कोई अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ें, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, रेगुलर प्रीलिम्स टेस्ट दें. मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है टेस्ट देना. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है टेस्ट देना, आंसर्स लिखना, एंड इवन प्री में जैसे आप MCQs सॉल्व करते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप 50% टाइम पढ़ने में दे रहे हैं तो 50% जो बचता है वो बिल्कुल आपको सिर्फ आंसर राइटिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, उसमें देना ही देना पड़ेगा. अगर आपने ये सोचा कि बस मैं अभी अच्छे से पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ और एग्ज़ाम रूम में देखेंगे क्या होगा, अगर ये आपने सोच लिया है तो आई एम टेलिंग यू, यू विल श्योरली फेल.
कोई आपको ताकत पास नहीं करा सकती है. सो प्लीज़ बिफोर यू एंटर द एग्ज़ाम हॉल आप कम से कम 100, 200, 500 बार एग्ज़ाम हॉल में बैठने का, आंसर लिखने की प्रैक्टिस प्लीज़ कर लीजिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. तो सबसे ज़रूरी है. तो ये बात प्रीलिम्स की हुई. अब हम मेंस पे आते हैं. मेंस की स्ट्रैटेजी, लाइक आई सेड जस्ट, मैंने अभी कहा कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है. मुझे याद है जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी लगता था कि बस जितना हो सके पढ़ लो. दुनिया की जिन कोई किताब नोट्स मैंने छोड़े नहीं होंगे. बट जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि टाइम एक तो नहीं होता है. देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम और बहुत सवाल के जवाब लिखने होते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू हैव टू राइट. सो हर चीज़ आपके टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है. ऑलरेडी हर टॉपिक जो करंट अफेयर्स में चल रहा है या जो न्यूज़ में है या आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका हर एक टॉपिक की जो भी फैक्ट्स हैं, मेन चीज़ें हैं, वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए. मतलब मैं आपको नींद से उठा के पूछूं कि अच्छा इस टॉपिक पे कुछ बोलो, तो विद इन 5 मिनट्स आप पूरा फर बोल दें. अगर आप इस लेवल का प्रिपेयर हो चुके हैं कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ पे बोलने का दम रखते हैं, तो मुझे लगता है तभी मेंस में आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप आंसर्स ठीक से लिख पाएंगे. अगर मेंस में आप सोचने बैठ गए कि अच्छा कुछ याद करें और चलो कुछ सोचते हैं, अगर आपने वहाँ टाइम गंवा दिया तो डेफिनेटली आपका पेपर छूट जाएगा. सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. इसलिए मेंस में हर चीज़ अपने टिप्स पे होनी चाहिए. आई थिंक दैट फॉर मी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. और जैसा मैंने कहा, आंसर राइटिंग कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का आप ज्वाइन कर लें और आई थिंक दैट वुड रियली रियली हेल्प यू. उसके बाद इंटरव्यू की बात करें. इंटरव्यू मेरे हिसाब से आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट है. और एक चीज़ लाइक वी ऑल नो कि पर्सनालिटी जो है वो 1 या 2 सालों में नहीं बनती है. पर्सनालिटी आप जब से पैदा हुए हैं, आई थिंक स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन पूरे फॉर्मेटिव ईयर्स में प्लस ऑफ कोर्स थ्रू आउट दिस यूपीएससी जर्नी आपकी पर्सनालिटी फॉर्म होती है. सो पर्सनालिटी इज़ समथिंग दैट आप उसको थोड़ा बहुत तराश सकते हैं, बट इट हैज़ बिन फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट आप उसको थोड़ा सा यूपीएससी या एक ऑफिसर स्पेसिफिक बना सकते हैं बाय आई थिंक थोड़ा सा कोई ऑफ कोर्स अगेन कोई एक किसी इंटरव्यू गाइडेंस, कोई प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लें किसी भी इंस्टीट्यूट का. वहाँ आपकी डेफिनेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी. बात करना, आप जो भी लैंग्वेज मीडियम है आपका, हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें कमांड होनी चाहिए. वहाँ आप ऐसा नहीं बोलते टाइम अटकें या शब्द ढूंढें कि समझ नहीं आ रहा क्या बोलें. लैंग्वेज पे कमांड ज़रूरी है. एंड जो भी आपने अपने डीएफ डैफ में लिखा है, मुझे लगता है ये पहले सब लोग आपको ये सेम चीज़ें बता चुके हैं एस्पिरेंट्स. तो डैफ जो है वो बिल्कुल आपका बाय हार्ट आपको होना चाहिए कि उसमें आपने जो जो चीज़ें लिखी हैं इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली ऑन योर टिप्स. अगर आपने कोई सब्जेक्ट मेंशन किया है, चाहे वो आपने मे बी 10th में 12th में पढ़ा हो, बट इफ़ यू मैंशनड इट ऑन योर डैफ देन यू हैव टू नो थिंग्स अबाउट दैट सब्जेक्ट. या आपकी कोई हॉबी है और मे बी इफ़ यू वर्क समवेयर, तो बहुत डीप में जाके एंड बेसिकली इंटरेस्ट एक मुझे लगता है वो आप में देखते हैं कि आपने अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस लिख रखा है तो वो सवाल इस तरह से करेंगे कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन योर वर्क और नॉट, या आपने मतलब अपने काम को किस तरह से सीरियसली लिया है नहीं. तो मुझे लगता है वो लेवल ऑफ सीरियसनेस एंड डेडिकेशन या एक इंटरेस्ट जो है वो देखते हैं, वो चेक करते हैं कि आप में था कि नहीं. एंड ऑफ कोर्स आपकी सूटेबिलिटी फॉर अ करियर इन सिविल सर्विसेज, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो तो वो बिल्कुल वो ही देखने बैठे हैं इंटरव्यू पैनल में. एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी ऑनेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सच बोलें जहाँ तक हो सके. कुछ भी ऐसा ना बोलें जो आप ब्लफ करें, क्योंकि आई एम श्योर दोज पीपल आर हाईली एक्सपीरियंस्ड और बहुत स्मार्ट होते हैं एंड देन दे विल श्योरली कैच इट. तो अपने लिए कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ी करें. देन बात आती है एनसीईआरटी बुक्स की.
मैंने एनसीईआरटी यूजुअली कहते हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट मैंने 6th ऑनवर्ड्स तो नहीं पढ़ी। मैंने एनसीईआरटी 6th की आई थिंक हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री इज़ गुड 6th की, बट अदरवाइज़ मैंने एनसीईआरटी 10th 11th 12th ये 3 साल की पढ़ी हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। बाकी ये जैसे मैथ्स वगैरह ये सब छोड़ के आर्ट्स की सारी पढ़ी, साइंस पढ़ी मैंने। और एनसीईआरटी का ये है कि उससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और इवन इफ आपको वो क्वेश्चन पर से नहीं आता होगा, लेकिन आप अपनी प्रीवियस नॉलेज से उसको मोरलेस एलिमिनेशन मेथड या जो भी कहें उससे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी ज़रूरी है टू फॉर्म अ बेस। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो जनरल नॉलेज से शुरू करते हैं अपनी यूपीएससी जर्नी, जैसे आई थिंक आई वाज आल्सो वन ऑफ देम मैं भी शायद उन्हीं में से एक थी। सो उन लोगों के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बिल्कुल आपकी जनरल नॉलेज पुअर है, सो इट विल रियली रियली हेल्प यू। फिर आप आई थिंक 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू करें। एंड इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट और आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट विद इन मे बी अ मंथ। आप सारी एनसीईआरटी फिनिश कर सकते हैं। फिर हम आते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग पे। न्यूज़पेपर रीडिंग मेरे हिसाब से इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्टली कैंडिडेट्स को ये लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम जो है मंथली समरीज़ ख़रीद लेंगे या मैगज़ीन्स ख़रीद लेंगे और उनसे पढ़ाई करेंगे। सो मुझे उन लोगों से यही कहना है कि ठीक है, आप पढ़ाई तो कर लेंगे उन समरी और जो भी आपकी मैगज़ीन्स हैं, बट आपकी लैंग्वेज, आपका फ़्लो लिखने का, आपका तरीका जो एक आंसर राइटिंग का होना चाहिए, वो सब न्यूज़पेपर रीडिंग से ही सुधरेगा। अनलेस ऑफ कोर्स पहले से ही आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है, आपका राइटिंग पोर्शन एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अगर वो नहीं है, देन यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स। और मैंने जितने पास्ट ईयर पेपर्स और चीज़ें देखी हैं स्पेशली मेंस की, मुझे लगता है कि अगर आप कोई नोट्स ना भी पढ़ें, बट इफ़ यू डू नॉट स्किप न्यूज़पेपर इवन फॉर अ सिंगल डे और आप उसके नोट्स बना रहे हैं, then most of your current affairs is sorted. I mean, you don't have to go to any other source. आपका हर चीज़ न्यूज़पेपर में है। बट वही है, इट रिक्वायर्स एफर्ट एंड इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना, नोट्स बनाना इज़ समथिंग दैट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि कभी भूल जाते हैं, कभी बाहर चले गए, कभी इतना बंडल बन गया न्यूज़पेपर्स का 1 महीने का। सो बंडल ना बनाएं प्लीज़ टेक आउट टाइम। और न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स बट ऑल्सो फॉर योर फ्लो ऑफ लैंग्वेज। और एक एक्सप्रेशन जो कहते हैं हम, लिखने का जो तरीका होता है, वो आपका न्यूज़पेपर ही सुधार सकता है। ओके एंड फिर हम आते हैं नोट्स या टेक्स्ट बुक्स। इसमें मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को हमेशा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हम कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ें या फिर हम सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। येस, वट एवर क्वेश्चन दैट यू हैव, जो भी आपके सवाल हैं वो आप प्लीज़ टाइप करते जाएं। सेशन के एंड में मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी, जिन जिन के भी दे सकती हूँ। सो आपके जो भी सवाल हैं आप लिख दें और आखिर में मैं जवाब दे दूंगी। सो बैक टू द थिंग, नोट्स और टेक्स्ट बुक्स की बात हम कर रहे थे। सो मेरा ये मानना है कि टेक्स्ट बुक हर सब्जेक्ट की या जो भी आपका मेन टॉपिक्स हैं उस पे एक टेक्स्ट बुक आप फाइनल कर लें, नॉट मोर देन दैट। कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप डिसाइड कर लें कि अच्छा मैं इकोनॉमी के लिए ये पढ़ूंगा, इसके लिए ये पढ़ूंगा। और जब वो टेक्स्ट बुक फाइनल हो गई है तो प्लीज़ स्टिक टू दैट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। हो सकता है आपको लगे कि ओ मेरा पड़ोसी तो ये वाली किताब पढ़ रहा है और दिस लुक्स बेटर। हमेशा हमें ऐसा लगता है दैट ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, कि वो बेटर बुक है। सो वो ऐसे इस तरह के चीज़ों पे ध्यान ना दें। इवन इफ़ यू फील कि आपकी बुक उतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ दिया है तो फिर जस्ट स्टिक टू इट। ये है कि
एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है यूपीएससी में, रादर देन स्टडीइंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज। वो गलती आप कभी ना करें। एक चीज़ को एक ही बुक से 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, वो तभी याद रहेगी। डोंट रन आफ्टर अ लॉट ऑफ बुक्स या लॉट ऑफ नोट्स। वैसा आप करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिविजन का टाइम नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ज़्यादा सोर्सेज नहीं करने हैं, एक टेक्स्ट बुक कर लीजिए एंड वंस यू डन विद द टेक्स्ट बुक, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, देन यू गो बैक टू योर नोट्स। फिर आप जो भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट या जहाँ भी आपको ठीक लग रहा है उनके नोट्स आप पढ़ें एंड दैट्स इट। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स, मुझे लगता है ये भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। मुझसे भी बहुत बार पूछा गया था कि आप कितने घंटे पढ़ती थी। आई वुड से कुछ दिन ऐसे होते थे जब बहुत एंथुजियाज्म होता था और लगता था कि वो आज तो मैं बस कमाल ही करने वाली हूँ। उन दिनों में बहुत पढ़ती थी, 10-12 घंटे, मे बी मोर देन दैट। बट कुछ दिन होते थे जहाँ 3-4 घंटे पढ़ के आई यूज टू गेट फेड अप ऑफ बुक्स, और फिर मैं छोड़ देती थी। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं रोज़ 16 घंटे पढ़ा 1 साल कंटिन्यूसली, तो मेरे हिसाब से वो झूठ ही बोल रहे हैं। इतना पॉसिबल नहीं है। मे बी जस्ट बिफोर मेंस, जो प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है, उसमें ज़रूर मुझे लगता है जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इतने घंटे पढ़ते होंगे। बट अदरवाइज अगर 1 साल पूरा की बात कर रहे हैं या 2 या 3 साल, जितने भी आपको लगते हैं, सो आई थिंक दिन में 5 से 6 घंटे इनफ हैं। बट 5 से 6 घंटे ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ोन ये बीच में नहीं आना चाहिए। सो सोशल मीडिया इज़ समथिंग दैट मेरी माने, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया को बाय बाय कर दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली। व्हाट्सएप यूज़ करें आई थिंक नोट्स और ये अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन के लिए। मुझे लगता है पढ़ाई वैक्यूम में भी होना ठीक नहीं है। यू हैव टू बी इन टच विद योर फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स वो जो बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम को परस्यू कर रहे हैं, उनसे आप टच में रहें व्हाट्सएप के थ्रू। मुझे लगता है दैट इज़ अ गुड मीडियम। आप नोट्स शेयर करिए, आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो उनको दिखाएं, उनसे मंगवाएं। सो व्हाट्सएप इज़ अ गुड मीडियम, बट अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। उसके बाद है सोर्सेज या बुक लिस्ट। मुझे लगता है ऑलरेडी इतना यूट्यूब वीडियोस एंड एवरीथिंग टॉपर्स ने बना दिए हैं अबाउट सोर्सेज और बुक लिस्ट। तो मैं उसमें सिर्फ यही चीज़ ऐड करूँगी कि सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। जैसा मैंने कहा कि हर टॉपिक पे एक कोई अच्छी बुक फाइनल कर लें, उसी से पढ़ें। एक चीज़ को 10-15 बार पढ़ें, और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स हों तो उससे करंट अफेयर्स हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स आपकी जो रिकमेंडेड हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें हर टॉपिक पे, और जो आपका ऑप्शनल है उसकी भी जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, जो सबसे आई एम श्योर दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, उसमें से भी एक एक आप सिलेक्ट करें। प्लस उसके बाद इट्स मोर अबाउट, मुझे लगता है इट्स मोर अबाउट करंट अफेयर्स, कि आप अपने ऑप्शनल में भी करंट अफेयर्स किस तरह से ला सकते हैं। प्लस एक्सपीरियंस जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, यू नीड टू शो द एग्जामिनर दैट आप एक वेल अवेयर, एक इंटरेस्टेड इंसान हैं, कि आपके अगल आजू बाजू में जो हो रहा है आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। सो आई थिंक दैट यू हैव टू समहाउ कन्वे टू द एग्जामिनर। उसके बाकी मेरी एक डिटेल्ड बुक लिस्ट और सोर्स मैं शेयर करूँगी सेशन के बाद। सो वो यूपीएससी टाइम, ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं लाइव आई हूँ, मैं उनको अपनी बुक लिस्ट और सोर्स भेज दूँगी, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बिसाइड्स दैट नेक्स्ट टॉपिक जो एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं, दैट इज़ एसे। एसे की तैयारी कैसे करें। अगेन लाइक आई सेड, मैंने पहले कहा था कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई समरी खरीद लेंगे और मंथली कोई मैगजीन पढ़ लेंगे, तो वहाँ क्या होगा, ऐसे जैसा एक जो पेपर है विच कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज, आप वहाँ पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे इज़ अबाउट एक्सप्रेशन, इट्स अबाउट योर थॉट्स एंड हाउ डू यू फ्रेम सेंटेंसेस, और आप किस तरह से अपनी बात को बहुत एक अच्छे से
सॉलिड तरीके से कह सकते हैं, और मुझे लगता है वहाँ न्यूज़पेपर बहुत काम आएगा। सो प्लीज़ अगर ऐसे में अच्छे मार्क्स चाहिए और आपको लगता है आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप न्यूज़पेपर राइटिंग, ऐसे में बहुत काम आएगी। ऐसे का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि, जब मेरा जिस साल सिलेक्शन हुआ उसमें मेरे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स थे, और मुझे लगता है उसका रीज़न ये है कि मैंने ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स ये सब नहीं लिखी। बिल्कुल मैंने ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं की ऐसे में। आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ जनरल नॉलेज पेपर एट ऑल। मैंने उसको एज एन ऐसे लिया, और जो भी टॉपिक था उस पर मैंने सिर्फ अपने थॉट्स लिखे। मैं कहूँगी पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन से शुरू किया, जिसमें मैंने एग्जामिनर को बताया कि मैं इस ऐसे में क्या क्या लिखने वाली हूँ, किस तरह से ये ऐसे आगे जाएगा। जब मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया उसके बाद मैंने ऐसे की बाकी चीज़ें लिखना शुरू करी। बट लाइक आई सेड, इट वॉज मोर अबाउट माई थाट्स, अबाउट वट आई फील अबाउट दैट टॉपिक, एंड फैक्ट्स फिगर्स बिल्कुल ज़ीरो थे, मैंने बिल्कुल नहीं लिखे। एंड आई स्कोर्ड रियली वेल इन ऐसे, तो मैं ये बिल्कुल अच्छे गारंटीड कह सकती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट शो ऑफ योर नॉलेज इन अ पेपर लाइक ऐसे, वो आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है जनरल स्टडीज़। एस्पिरेंट्स का ये एक डाउट रहता है कि जनरल स्टडीज़ इतना वास्ट है, हम कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, प्री मेंस दोनों, एक काम कीजिए आप लोग उसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। वो मुझे लगता है सबसे एक ज़रूरी चीज़ है। प्री तो नॉट सो मच, बट मेंस सर्टनली। अगर आप अपना सिलेबस को अच्छे से याद कर लेंगे, सो जब भी आप कोई अखबार पढ़ेंगे या कोई मैगज़ीन पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये मेरे सिलेबस में है या नहीं। उससे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग सॉर्टेड हो जाएगा कि आपको पता होगा अच्छा ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है। सो प्लीज़ डू वन थिंग, आप मेमोराइज कर लीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सिलेबस को मेमोराइज करें। उसके बाद जनरल स्टडीज़ में अगेन करंट अफेयर्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जनरल स्टडीज़ में। सो उसके लिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स होंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी, बिकॉज वो आपका लैंग्वेज, आपकी फ़्लो को सुधारेगा। उसके बाद जनरल स्टडीज़ में प्री के लिए जैसे आप पढ़ेंगे तो यू हैव टू लर्न द फैक्ट्स फिगर्स, आपको बहुत डिटेल में जाना होगा हर चीज़ में। लेकिन जब आप मेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा बेस ब्रॉड हो जाता है, और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ लाइक आई सेड यू हैव टू डू आंसर राइटिंग। आपको डायग्राम्स अच्छे बनाने हैं। डायग्राम्स नहीं भी बनाने आ रहे हैं तो एक कोई पेंसिल लेके जस्ट एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। कोई जस्ट ट्राई टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन दी अदर एस्पिरेंट्स। मैं तो यही कहूँगी कि आपकी कॉपी थोड़ी सी स्टैंड आउट होनी चाहिए इन अ गुड वे, इन अ वे विच कंपेल्स द एग्जामिनर टू थिंक कि अच्छा इसने वाकई में मेहनत करी है। थोड़ा सा आपको अपने आप को अलग दिखाना होगा। जनरल स्टडीज़ में मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँगी, एथिक्स का जो पेपर आता है। मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे एथिक्स में जनरल स्टडीज़ के बाकी पेपर्स में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, बट एथिक्स में इन कंपैरिजन टू दैट थोड़े कम थे। और मुझे लगता है कि शायद गलती मुझसे ये हुई कि मैंने एथिक्स में जो बुक्स पढ़ी थी एथिक्स की, एरिस्टोटल एंड ऑल ग्रीक थिंकर्स, दिस एंड दैट, महात्मा गांधी, तो मैंने उन सबको बड़ा कोट करा था अपने पेपर में, और बहुत फैक्ट्स फिगर्स एंड काफ़ी चीज़ें लिख दी थी। तो मुझे लगता है कि शायद वो दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। शायद उस वजह से मेरे मार्क्स कम आए। शायद एथिक्स इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, एंड जस्ट राइटिंग लाइक अ लेमैन। एक आम आदमी किस तरह से एथिकल होगा, किस तरह से सिचुएशन से डील करेगा, तो एक ऑनेस्ट और सही तरीके से आप उसको लिखिए, और ज़्यादा आई वुड से ज्ञान नहीं बांटना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बट आई थिंक आप डिसाइड कीजिएगा व्हाट वर्क्स फॉर यू। देन अनदर थिंग इज़ दैट एस्पिरेंट्स वांट टू नो इज़ दैट करंट अफेयर्स जो हैं वो कितना पढ़ना है, मतलब कितने साल पीछे तक पढ़ना है। आई थिंक मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक साल पहले के ही आते हैं मोस्टली, बट उनका बैकग्राउंड होता है कुछ केसेस में जो पीछे तक चला जाता है। सो एक साल इज़ इनफ जो आप नोट्स पढ़ेंगे या अखबार पढ़ेंगे।
बट बिसाइड्स दैट कोई चीज़ अगर पुरानी है जो पीछे से आ रही है, सो उसका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो हिस्ट्री से भी कनेक्टेड हो, वो जोग्राफी से भी कनेक्टेड हो, तो फिर आपको उसके बैकग्राउंड में जाना है एंड देन इट माइट टेक यू बैक, आई डोंट नो 5 years 6 years या जो भी है, बट देन यू हैव टू डू दैट। वो आपको मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी। अदरवाइज आई फील पिछला 1 साल में मोर और लेस चीज़ें कवर हो जाती हैं करंट अफेयर्स की। टाइम मैनेजमेंट की टाइम टेबल मैंने किस तरह से बनाया, फ्रैंकली मेरा कोई टाइम टेबल एज सच नहीं था, लेकिन एक चीज़ जो मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि मैं इस तरह से नहीं पढ़ती थी कि एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ करूँगी या एक दिन सिर्फ सब्जेक्ट शुरू किया है तो बस वो ही पढ़ती रहूँगी। सो आई यूज़ टू फील कि अच्छा एक अभी 2-3 घंटे मैंने ये पढ़ लिया है, देन आई यूज़ टू टेक अप समथिंग एल्स। उससे थोड़ा सा वैरायटी हो जाती है, प्लस आप बोर नहीं होते हैं, वरना एक ही चीज़ को आप पूरे दिन पढ़ते रहेंगे सो यू माइट एंड अप गेटिंग बोर्ड, और वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यूपीएससी में पढ़ाई जो है वो कभी भी बुक वाइज नहीं करनी है, इन द सेंस कि आप कभी भी बुक खोल के ऐसे नहीं डिसाइड करें कि अच्छा ये एक बुक है, इसको मैं 1 हफ्ते में फिनिश करूँगा। इस तरह से पढ़ाई नहीं कीजिए। यूपीएससी में पढ़ाई हमेशा टॉपिक वाइज करनी है। कोई भी बुक खोलें, कोई भी आपके नोट्स हों, उसमें कोई भी एक टॉपिक हो, आप उसके हिसाब से पढ़ें कि अच्छा ये टॉपिक मुझे 2 घंटे में करना है या ये टॉपिक मुझे एक दिन में करना है, जो भी है, बट पढ़ाई हमेशा टॉपिक वाइज करिए। नेवर नेवर स्टडी कि मैं ये बुक फिनिश करूँगा। अगर आपने बुक के हिसाब से पढ़ाई की तो यू विल एंड अप रिमेम्बरिंग नथिंग, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सो टॉपिक वाइज पढ़ें, और जब पढ़ के ख़त्म करते हैं तो उसको बुक को बंद करें एंड देन जस्ट ट्राई टू मेमोराइज कि अच्छा मुझे कितना याद है। और मैं कहूँगी हफ्ता, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, so 5 days you study and then for the next 2 days you keep it only for revision, कि मैंने पिछले 5 दिनों में जो पढ़ा है उसको मैं अब रिवाइज करूँगा। सो आप 2 दिन रिविजन में रखिए। रिविजन आई वुड से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर आपने जो पढ़ा है उसको 5-6 बार पहले एग्ज़ाम से रिवाइज नहीं किया तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। एंड लाइक आई सेड एट द बिगनिंग ऑफ माई सेशन, अगर मेंस में आपने सोच लिया या आप सोचने बैठ गए कि अच्छा क्या लिखूं, और आपने 2 सेकंड भी गवा दिए वहाँ पे, देन यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम और आप ठीक से अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्री में भी यही है, यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट, और चीज़ें जल्दी फास्ट आप तभी कर पाएंगे जब चीज़ें आपकी टिप्स पे होंगी। सो प्लीज़ रिवाइज मोर देन एनीथिंग एल्स। आप बार बार चीज़ को 10 बार 11 बार जितनी बार भी आपके पास टाइम है, आप प्लीज़ चीज़ों को रिवाइज करें। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। उसके बाद एक चीज़ जो एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि हाउ टू चूज़ ऑप्शनल। आई थिंक ऑप्शनल का एक तो यू हैव टू बी अ लिटिल फेमिलियर विद ऑप्शनल। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, तो मैंने लॉ चूज़ किया क्योंकि आई वॉज आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल विद लॉ। इसके अलावा मैं कोई भी सब्जेक्ट लेती तो मुझे शुरू से उसको पढ़ना पड़ता और मैं भी क्लूलेस होती, तो मेरे लिए बहुत ही एक नेचुरल चॉइस थी लॉ लेना। एंड आई थिंक लॉ इज़ स्कोरिंग ऑल्सो। उसके पेपर्स भी मुझे बहुत अटपटे नहीं लगे। क्वेश्चंस एंड ऑल वर जो पिछले साल के मैंने देखे थे वो मुझे ठीक लगे थे, तो दैट मेड मी चूज़ लॉ। बट हाँ, मैंने बहुत केसेस में देखा है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्पेशली ऐसा करते हैं, वो दे टेक अप सम ऑप्शनल आर्ट्स, मोस्टली आर्ट से कोई सोशियो एंथ्रो इस टाइप के लेते हैं, एंड देन दे स्कोर वेरी वेल। सो आई थिंक टू ईच हिज ओन। आप जिस चीज़ से कंफर्टेबल हैं, जो चीज़ पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, अगर कोई किताब खोल के आप बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं और आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अपने फ्रेंड्स से, अपने जो आपके साथ के एस्पिरेंट्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए, और वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद, जो पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए डूएबल है, उतना मुश्किल नहीं है, तो वो चूज़ करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने जो कॉलेज में पढ़ा है वो आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप फेमिलियर होंगे उस चीज़ से, और थोड़े से मुझे लगता है कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा। बट टू ईच हिज ओन आई थिंक। एक और चीज़ है हाउ टू रिमेंबर। लोग बोलते हैं कि आप इतना पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, तो आपको याद कैसे रहती हैं चीज़ें, आप कैसे मतलब याद रख सकते हैं। सो उसके लिए मैं कहूँगी, जैसे मैंने पहले कहा
कि पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, बट पढ़ने से ज़्यादा यू हैव टू रिवाइज। अगर आपने एक चीज़ पढ़ के रख दी और उस बुक को दोबारा 1 महीने बाद खोला, तो आप इट विल बी एज गुड एज न्यू। आपको कुछ भी उसमें याद नहीं होगा। वो जो आपने 1 महीने पहले जो एक्सरसाइज की थी वो बिल्कुल वेस्ट गई है। इसलिए 5 दिन पढ़ें हफ्ते में, उसके बाद 2 दिन रिवीजन के लिए रखें और ये ही पैटर्न फॉलो करें। अगर आपने जो पढ़ा है उसको 5-6 बार रिवाइज नहीं किया एग्ज़ाम से पहले, सो यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग। एंड आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर कि विद माई एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू रिवाइज। रिविजन एंड आंसर राइटिंग, ये 2 चीज़ें हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल कंप्लेनिंग कि अच्छा मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, then let me tell you that you have to revise, you have to practice answer writing. आप इस पे नहीं छोड़ सकते कि बस अभी दुनिया भर का मैं पढ़ लूँ और एग्ज़ाम रूम में जाके बस देख लेंगे वहाँ क्या होता है। अगर आप इस सोच को रखते हैं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए याद रखना है तो रिविजन कीजिए। दैट इज़ द की टू लर्न थिंग्स ऑन अ आई वुड से इन द लॉन्ग रन। क्योंकि ये जो जर्नी है ये साल भर लेता है, एग्ज़ाम प्री से इंटरव्यू तक। तो रिविजन इज़ दी ओनली की। उसके बाद रिविजन हाउ टू, एक मैंने ये चीज़ लिखी हुई है आपके जो क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन जैसा मैंने कहा, रिविजन में जो आपने पिछले 5 दिन में पढ़ा है, सैटरडे संडे मैं ऐसा करती थी, मैं सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखती थी। सो सैटरडे संडे आप जो भी पढ़ा है उसको, एंड ऑफ कोर्स पहले पढ़ रखा है तो टाइम भी कम लगेगा। सो हर टॉपिक को जो भी आपने पढ़ा है उसको 1-1, 2-2 घंटा दीजिए। और जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो किताब बंद करके जितना भी आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज करिए, उसको बोलिए कि अच्छा मैंने क्या क्या पढ़ा है। सो जब आप उसको बुक बंद करके याद करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको सर्टेनली याद रहेंगी। थोड़ा कष्ट आता है इन चीज़ों में, मुझे पता है, थोड़ा आलस भी आता है कि अरे ये क्या आफत है, बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यू हैव टू डू दैट। रिविजन के लिए बुक बंद करके आप चीज़ें मेमोराइज करें। ऑल्सो यू हैव टू रिलेट थिंग्स टू ईच अदर। आप कुछ भी पढ़ते हैं तो वो वैक्यूम में याद नहीं रहेगा, आपको एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप कनेक्शंस करके पढ़ाई करेंगे तो वो सर्टेनली 100% आपको याद रहेंगी। तो कभी भी वैक्यूम में कोई चीज़ ना पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं उसको चीज़ों से रिलेट करें, एंड दैट विल रियली हेल्प यू रिमेंबर स्टफ। सो या आई थिंक मोस्ट ऑफ द जनरल क्वेरीज जो पूछी जाती हैं मैंने कवर कर दी हैं। इसके अलावा अपनी तरफ से पर्सनली मैं यही कहूँगी जो पहले भी कहा, एंड आई विल जस्ट रिपीट इट, दैट more than studying, what's important is आंसर राइटिंग, रिविजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिस एग्ज़ाम नॉट, आई मीन इट डज नॉट टेस्ट ओनली योर नॉलेज, बट आई थिंक इट ऑल्सो टेस्ट योर पेशेंस, योर एंड्योरेंस, योर स्ट्रेंथ। एग्ज़ाम रूम में इतने स्ट्रेस के माहौल में आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप किस तरह से बिहेव करते हैं वो देखा जाता है। ऑल्सो 1 साल का टाइम जो मुझे लगता है वो इतना लंबा होता है, उसमें यू सी अप्स एंड डाउन्स। आप अच्छे दिन देखेंगे, बुरे दिन देखेंगे, हंसना रोना सब होगा। सो मुझे लगता है कि एक लेवल ऑफ मेचोरिटी भी बहुत ज़रूरी है जो ये एग्ज़ाम मांगता है। सो आई थिंक मेचोरिटी प्रेपरेशन से आई जाती है। आई मीन इफ़ यू गो थ्रू सो मच स्ट्रेस एंड इफ़ यू इंड्योर सो मच, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। सो या दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। नाउ आई थिंक आई विल टेक अप क्वेश्चंस। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ इसमें लिखते जाएं एंड आई विल आंसर। सोशल मीडिया से टच में रहें नहीं, आई थिंक आई वुड एडवाइज यू टू गो ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड थिंग पर से, बट मुझे लगता है कि इट एंड्स अप वेस्टिंग योर टाइम। आप बेफिजूल की चीज़ें देखते हैं फॉर नो रीज़न। और ठीक है, 1 साल बिना सोशल मीडिया के रहेंगे तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या जस्ट स्टे ऑफ सोशल मीडिया, बट हाँ, व्हाट्सएप इज़ अ गुड मीडियम टू इवन शेयर योर नोट्स एंड एवरीथिंग। Should we use high vocabulary in mains answers? No, please do not use too many high level words. आप एक नॉर्मल अच्छी इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी भाषा है
उसमें नॉर्मल अच्छे शब्द से लिखें, बट बहुत ज़्यादा वोकेबलरी और वो सब नहीं. आई विल नॉट सजेस्ट. एंड लाइक आई सेड कि मैंने कुछ ब्लंडर्स किए थे, जैसे एथिक्स में मैंने बहुत टर्म्स इन ग्रीक थिंकर्स एंड ये सब कोट किए थे, बट दैट इज़ नॉट द वे टू गो, ऐसा मुझे लगा अपने मार्क्स देख के. मैं बीए करूँ या बीएससी, वेल दैट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस. अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी करें, बट अगर आपको आर्ट्स पसंद है और आप आर्ट्स में आगे करना चाहते हैं तो बीए करें. बट आई पर्सनली फील दैट यूपीएससी में मोस्टली जो जीके वगैरह भी आती है, सो आर्ट्स डेफिनेटली हेल्प, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. आई मीन ऑल सारी स्ट्रीम्स के लोग सिलेक्ट होते हैं, सो दैट डजंट रियली मैटर. Vinita Raval is asking, I'm working in state government. It's hard to prepare. I can understand with the kind of work that you must be doing. मुश्किल है, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लें, या तो रात को देरी तक पढ़ें या फिर सुबह जल्दी उठें. जो भी आपको सूट करता है इन दोनों में से वो करना ही पड़ेगा. थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दें और सुबह या फिर रात को कोई एक टाइम फिक्स कर लें. बीटेक फील्ड से यूपीएससी के सिलेबस पर कैसे स्विच करें? आप देखेंगे इंजीनियर्स की तो भरमार है यूपीएससी में जो सिलेक्ट हो रहे हैं. एब्सोल्युटली कोई इशू ही नहीं है. मैं देखती हूँ इंजीनियर्स तो बहुत अच्छा करते हैं. सो सिलेबस, लाइक आई सेड, आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसको अच्छे से पढ़ें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से नोट्स वगैरह सब मार्केट में अवेलेबल हैं. और मैं अपने सोर्सेज और जो मेरी बुक लिस्ट है वो शेयर कर लूँगी यूपीएससी टाइम जो ये प्लेटफॉर्म है उनके साथ, और फिर वो आपको आपके साथ शेयर कर देंगे. लॉ ऑप्शनल के लिए क्या करें? लाइक आई सेड, बुक लिस्ट में शेयर करूँगी. उसके अलावा लॉ ऑप्शनल में एक चीज़ है कि आप कुछ भी आंसर्स जब लिखते हैं, सो यू हैव टू रिलेट दोज आंसर्स टू द प्रेजेंट हैपनिंग्स, और जो अभी चल रहा है, कोई चीज़ न्यूज़ में आई है या कोई केस है या कोई नया लॉ आ रहा है, कोई बिल है, सो उसको आपको अपने आंसर्स में लिखना होगा. एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर करंट अफेयर्स, स्पेशली लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए. सो कुछ भी आंसर्स लिखें तो इट हैज़ टू बी करंट बेस्ड, और करंट अफेयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हुए. न्यूज़पेपर रीडिंग करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है. बुक्स के नाम दीजिए मैम. अच्छा, बुक्स के नाम मैं शेयर करूँगी, लाइक आई सेड, इस प्लेटफॉर्म पे आई विल हैव देम सेंट, और फिर वो आपके साथ शेयर कर देंगे. एनीथिंग एल्स? आई थिंक मेरी तरफ से दिस सेशन इज़ कंप्लीट. जो मुझे बोलना था मैंने बता दिया है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. वर्क हार्ड and I hope to see you as a colleague very soon. Best wishes. Take care.